ओके सो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी बच्चों। क्या बात है, कल पेपर है एडवांस अकाउंट्स का। कुछ कुछ लोगों के लिए तो कल से एग्जाम स्टार्ट है, अभी तक तो वो पढ़ाई कर रहे थे। ग्रुप 2 के एग्जाम्स तो कल से शुरू हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के डाउट सॉल्विंग सेशन विथ ऑल द स्टूडेंट्स। चाहे ओल्ड सिलेबस के डाउट्स हो चाहे न्यू सिलेबस के डाउट्स हो, कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे खुल के पूछिए। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टाइम पे मैं एक डाउट सेशन खत्म, डाउट सॉल्व खत्म कर दूं, उसके बाद ही मैं दूसरे का जवाब दे पाऊंगा। दूसरा डिस्कशन, दूसरा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका डाउट्स लिमिटेड हैं, आपके डाउट्स मैंने सॉल्व कर लिए, आप चले जाइएगा पढ़ाई करने। पूरा टाइम लाइव रहने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है। चलिए 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 मैं डाउट लेना शुरू कर रहा हूं। उसके पहले आपको मेरा एबीसी एनालिसिस तो मिल गया होगा। हालांकि मैं ये एबीसी एनालिसिस अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ डाउट्स के बाद या कहीं बीच में, बट एबीसी एनालिसिस के लिए टेलीग्राम पे चले जाना, ठीक है ना, मैंने डाल के रखा है पहले से ही। चलिए तो डाउट्स लेना शुरू करते हैं, ठीक है, डाउट्स लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके Drumil, percentage transfer to stat reserve in banking companies. Okay, percentage transfer to stat reserve in banking companies 25% बेटा, 25%, 25%। सर वो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस होता है तो उसे पार्टनर्स कैश में कब लेते हैं? सीधा सीधा फंडा है, अगर इंसॉल्वेंसी हो रही है किसी एक पार्टनर की, ठीक है ना, बाकी पार्टनर्स का जो भी रियलाइजेशन लॉस है वो कैश में लेके आएंगे। वो अपने लॉस को गुड करते हैं तो वो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट, सॉरी क्या बोलते हैं, वो जो भी रियलाइजेशन का लॉस होता है वो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो वो कब और कैसे नहीं, हमेशा लेके आएंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ अ सिंगल पार्टनर में। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो बाकी पार्टनर, सिर्फ बाकी पार्टनर्स अपना लॉस कैश में लेके ही आएंगे, ऐसा आपको दिखाने का है। इससे क्या होगा, इससे कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा उतने से, ठीक है। अच्छा जी, सीआरआर कितना है? 3% बेटा, सीआरआर 3%। अमेलगमेशन का एक सम प्लीज, कौन सा सम प्लीज बताइए आप, अमेलगमेशन का कौन सा सम? सर शेड्यूल 3 का क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। शेड्यूल 3 का क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए मैंने यहां लिख के रखा है, रिफर फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल 3 बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा करंट एसेट की डेफिनेशन, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन पढ़ के जाना। और इन तीनों के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे तुम्हारे पास, तुम्हारी बुक में दिए होंगे, तुम अपने स्टडी मैट को रेफर कर लेना। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे प्रैक्टिस मैनुअल रेफर कर सकते हैं। इन तीनों पे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताइए बताइए इसमें नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का निकल रहा है, ये करंट एसेट है कि नहीं, और इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना। इतना पोर्शन जरूर करके जाना शेड्यूल 3 में, चाहे न्यू सिलेबस का हो चाहे ओल्ड सिलेबस का हो। सर अमेलगमेशन का स्टॉक रिजर्व वाला एक क्वेश्चन करा दीजिए। चलो ठीक है, उसको पेंडिंग करते हैं, अभी थोड़ा सा रुको, इस पे बात करते हैं अपन। अमेलगमेशन का स्टॉक रिजर्व का क्वेश्चन करवा देते हैं। मैं उस पर डिस्कशन जरूर करूंगा, मैं उस पर डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। कुछ और बच्चों का डाउट्स देख लें। सर लिक्विडेशन चैप्टर में लिस्ट एच वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है इंपॉर्टेंट। अगर तूने अभी तक नहीं देखा है तो अब बिल्कुल मत देख के जा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया लिक्विडेशन में लिस्ट एच वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सर पार्टनरशिप में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने हालांकि पार्टनरशिप में यहां बताया हुआ है एबीसी एनालिसिस में, मैं फिर से बता देता हूं कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जो ए कैटेगरी है वो मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन, और मैंने किसको ए कैटेगरी दिया है, थ्योरी क्वेश्चन। पार्टनरशिप में थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जैसे एलएलपी पे कोई भी थ्योरी आ गई, गार्नर वर्सेस मोरे रूल पे आ गई, तो ये थ्योरी क्वेश्चन जरूर करके जाना। एलएलपी के रिगार्डिंग जितना भी आपके बुक में दिखा रहा है, और गार्नर वर्सेस मोरे। मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो सेल और कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी आया था, तो मैंने उसको सी कैटेगरी रखा है। मैंने ए कैटेगरी रखा है पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन को, और नॉर्मल जो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी होते हैं उनको ए कैटेगरी रखा है।
इसके अलावा बी कैटेगरी मैंने रखा है उसको अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स को, जब पार्टनरशिप फर्म दोनों अमेलगमेट होती है, तो देख लेना, ठीक है। सर AS20 EPS रिवाइज करवा देना प्लीज। बेटा रिवीजन के लिए तो पूरी प्लेलिस्ट डाल के रखी है, चार्ट रिवीजन AS20 का देख लो, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन AS20 का अगर देखना चाहते हो तो चार्ट रिवीजन देख लो, प्लेलिस्ट पूरी पूरी रखी हुई है। स्टैट रिजर्व में बैंकिंग में कितना ट्रांसफर करना है, मैंने अभी बताया 25% ट्रांसफर करना है। सर आउटसाइड ऑफ अकाउंट्स स्टैंडर्ड हाउ मेनी मार्क्स ऑफ थ्योरी कम्स, 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स की थ्योरी आएगी, 5 मार्क्स की थ्योरी आएगी। नितिन अग्रवाल एबीसी एनालिसिस फॉर आईपीसीसी स्टूडेंट्स, आप यही वाला, आप आईपीसीसी स्टूडेंट वाले यही वाला रेफर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर कंसोलिडेशन वाला फीफो मेथड वाला क्वेश्चन है, मैं नहीं जानता आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, आप पूरा अच्छे से बताओ। प्रपोज डिविडेंड एज पर AS4 सर, बेटा प्रपोज डिविडेंड एज पर AS4 अगर डिविडेंड बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है, देखो दो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है प्रपोज, एक होता है डिक्लेयर। प्रपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, डिक्लेयर शेयर होल्डर्स करते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको यह देखना है कि प्रपोज से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर हुआ है तो वो हमेशा बैलेंस शीट डेट पर सिर्फ डिस्क्लोज होगा, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी माना जाएगा AS4 के अकॉर्डिंग, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा AS4 के अकॉर्डिंग। याद क्या रखना है, बैलेंस शीट डेट के बाद अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो। सर वेयर टू डाउनलोड दैट एनालिसिस, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इफ डेबिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में किसी भी पार्टनर अकाउंट में एंड ऑल ऑफ देम आर सॉल्वेंट, तो भी लेते हैं क्या रियल अकाउंट का लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस इन कैश? यस, अगर पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस डेबिट है पर वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, वो सॉल्वेंट है, तो वो अपना रियलाइजेशन का लॉस वो भी कैश में लेके आएगा। सर AS जो स्किपेबल हो, AS सर कौन कौन से स्किपेबल हो? अगर मैं AS बोलूं कि कौन सा स्किपेबल कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से AS29 स्किप कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर चाहो तो AS29। वैसे AS17 लास्ट टाइम आ चुका है, तो मुझे लगता है इस बार चांसेस थोड़े से कम है AS17 के। इसके अलावा AS26 भी लास्ट टाइम आ चुका है, तो इस बार थोड़े चांसेस कम है। सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ज्यादा चांसेस है ना अमेलगमेशन से? मैंने बोला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बिल्कुल ज्यादा हैं। इस बार मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को A कैटेगरी दिया है और अमेलगमेशन को B कैटेगरी दिया है। कभी कभार यह भी होता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन आ गया और उन्होंने अमेलगमेशन का कोई छोटा PCVC का क्वेश्चन पूछ लिया। आपको एटलीस्ट PC निकाल के आना चाहिए। अगर आप अमेलगमेशन छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल गलती कर रहे हो। एक फैब के सरप्राइज पर अभी मैं बाद में बात करूंगा, इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम डाउट सॉल्विंग सेशन की बात करेंगे। प्लीज बेटा। वायु गर्ग, सर कंसोलिडेशन चैप्टर में डिविडेंड इज एडजस्टेड प्रॉपरली, इसका क्या ट्रीटमेंट है? डिविडेंड इज एडजस्टेड प्रॉपरली का मतलब यह हुआ है कि डिविडेंड जो सब्सिडरी कंपनी ने पे किया है, पेरेंट कंपनी ने उस डिविडेंड की अकाउंटिंग प्रॉपर की है। इसका मतलब अगर उस डिविडेंड का कुछ पोर्शन प्री एक्विजिशन पीरियड का था तो पेरेंट कंपनी ने डायरेक्टली उसको इन्वेस्टमेंट से लेस ऑलरेडी कर लिया होगा, तो अब तेरे को सीओसी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट से वापस से लेस नहीं करना है। उसके जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो ऑलरेडी आफ्टर डिडक्टिंग डिविडेंड होगा। और अगर वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है तो पेरेंट ने उसको कब का अपने P&L में डाल दिया होगा, मतलब कोई रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सर बोनस का ट्रीटमेंट इन कंसोलिडेशन, बोनस का ट्रीटमेंट सिंपल है बेटा। कंसोलिडेशन में अगर आपको बस ये देखना है कि बोनस शेयर कैपिटल की एंट्री पास हुई है या फिर एंट्री पास नहीं हुई है। अगर एंट्री पास हुई है तो आपको पोस्ट एक्विजिशन के कॉलम में सबसे पहले एड बैक करना है, टाइम एडजस्टमेंट से पहले एड बैक करना है और प्री एक्विजिशन में से लेस कर देना है, सिंपल। और अगर एंट्री पास नहीं हुई है तो एड बैक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्री एक्विजिशन में से लेस कर देंगे। एक तो ये एओपी में उसका एडजस्टमेंट होगा। दूसरा एडजस्टमेंट कहां, जो हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं या फिर जो हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं, उसमें शेयर कैपिटल जो आप लेते हो वो विथ बोनस आपको लेना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। सर लिक्विडेशन में कॉल्स एंड अरियर्स का एडजस्टमेंट बता दीजिए। सिंपल सी बात है, लिक्विडेशन में जब हम कैश निकालते हैं कि हमारे पास कितना कैश आया, तो कॉल्स एंड अरियर्स
मैं आपको बता दूं कॉल्स इन अरियर्स का वो बोलेगा कि कॉल्स इन अरियर्स का भी पैसा रिसीव हुआ और कॉल्स इन एडवांस भी हुआ, तो कॉल्स इन अरियर्स को ऐड करना है और कॉल्स इन अरियर्स को ऐड करना है, कॉल्स इन एडवांस को जो एडवांस कॉल्स है उसको लेस करना है आपको वो रेम्यूनरेशन निकालने के लिए और वो डिस्चार्ज करने के लिए। ओल्ड कोर्स का एबीसी एनालिसिस सेपरेटली नहीं है बेटा, ओल्ड कोर्स का सेपरेट एबीसी एनालिसिस नहीं है, न्यू वाला ही कर सकते हो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पीसमल कन्वर्जन, अमेलगमेशन, विच इज इंपॉर्टेंट? तुमने तो मतलब सारा ही पूछ लिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया पीसमल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस बार के लिए, डिसोल्यूशन विथ इंसॉल्वेंसी इंपॉर्टेंट लग रहा है। सर एएस 11 में पैरा 46 का पॉइंट आंसर में लिखने या नहीं लिखे या नहीं, बिकॉज ये 31/3/2020 तक पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि एएस 11 में वो एफसी मिड डिफरेंस जो पैरा 46 का क्वेश्चन है वो मुझे लग रहा है कि वो पैरा 46 का क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो वो डेप्रिशिएबल असेट वाले से रिलेटेड पूछेगा जहां आपको कैपिटलाइज करना चाहिए एक्सचेंज लॉस को। वो दूसरा वाला तरीका जो अदर देन डेप्रिशिएबल असेट वाला जो एक्सचेंज डिफरेंस होता है उसका वो पूछेगा ही नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है पैरा 46 के पहले वाले ट्रीटमेंट पर जहां पर वो कैपिटलाइजेशन की बात करता है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस को हमें कैपिटलाइज करना है किसी डेप्रिशिएबल असेट की अमाउंट में, उस पर कॉन्सेंट्रेट करके जाना। सर डिसोल्यूशन में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का देखो मैं ना रैंडमली आपके डाउट सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। डिसोल्यूशन में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं लेकिन रियलाइजेशन में क्रेडिट क्यों नहीं करते हैं? रियलाइजेशन में क्यों नहीं क्रेडिट करते मतलब रियलाइजेशन में क्रेडिट क्यों नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जब पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रियलाइजेशन में आप क्रेडिट क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो लायबिलिटी रिकॉर्डेड ही नहीं है, वो लायबिलिटी तुम्हारी बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रही, तो वो तो पहले से ही क्लोज्ड लायबिलिटी है। हम रियलाइजेशन में वो वाली लायबिलिटीज ले जाते हैं क्रेडिट साइड में जो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में दिख रही है, जो ओपन है, जिनको क्लोज करना है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले आपके वीडियो देखे, ये सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज करें। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मेरे वीडियो देख सकते हो, आपको अगर कल के एग्जाम के लिए पूछ रहे हो तो सिर्फ रिवीजन क्लास नोट से कर सकते हो। अमेलगमेशन में फुल एडजस्टमेंट एक सम। अरे भाई कला मूर्ति तुम थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। रिजर्व नॉट, हालांकि अमेलगमेशन का पूरा एक सम मैंने मैराथन में करवा दिया है, तो अमेलगमेशन का जाके मैराथन चेक कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा। रिजर्व्स नॉट रियलाइज्ड इन कैश टीयर 2 कैपिटल में आएगा नहीं सर, रिजर्व नॉट बेटा टीयर 2 कैपिटल में आपका अनडिस्क्लोज रिजर्व आते हैं जनरली, इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह ये सब आते हैं। नॉट रियलाइज इन कैश भी आ सकता है आपका टीयर 2 में। कंसोलिडेशन में पीएनएल वाला क्वेश्चन आता है क्या? मुझे पर्सनली इस बार लगता है कि कंसोलिडेशन में पीएनएल वाला क्वेश्चन वो पूछ सकता है। मुझे पर्सनली लगता है कि वो कंसोलिडेशन में पीएनएल वाला क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इस बार मैंने कंसोलिडेशन में पीएनएल को इस बार ए कैटेगरी दिया हुआ है, ए कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है ना। रेफर कंसोलिडेटेड पीएनएल बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर करके जाना। सर ओल्ड कोर्स का ब्रांच अकाउंटिंग में क्या आने के ज्यादा चांसेस है? मुझे लगता है या तो फॉरेन ब्रांच आएगा या तो डिपेंडेंट ब्रांच आएगा ओल्ड कोर्स में। सर इन AS20 में ईसॉप की एडजस्टमेंट बता दीजिए। बेटा ये मैंने चार्ट रिवीजन में बताया हुआ है, आप चार्ट रिवीजन देख लो। यहां बेवजह डाउट सॉल्विंग में आपका रिवीजन के लिए जो भी चाहिए वो पूरा मैंने प्लेलिस्ट रखी हुई है। सर एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में स्टैंडर्ड असेट के प्रोविजन 0.4 सर लिक्विडेशन में 20,000 की लिमिट इंप्लॉइज के कैटेगरी पर है या टोटल ही 20,000 ही मिलेगा? इंप्लॉइज में 20,000 है। लिक्विडेशन में जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उसमें जो इंप्लॉइज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जो इंप्लॉइज को जो आप ड्यूज पे करते हो उसका 20,000 है मैक्सिमम। टोटल इंप्लॉइज का मिला के 20,000 है, टोटल इंप्लॉइज, पर इंप्लॉय नहीं है। सर डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट क्या है? डिपार्टमेंट है ही क्या यार, डिपार्टमेंट है ही मिला के छोटा सा टॉपिक। अगर आप मुझसे डिपार्टमेंट में कुछ पूछोगे इंपॉर्टेंट, तो मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिपार्टमेंट में गिनती के 2 क्वेश्चन अगर ढंग से कर लो तो पूरा हो जाता है। बट वो मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम मार्कअप वाला जो क्वेश्चन रहता है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है वो। मैं बता दूं आपको, मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम मार्कअप वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है और वो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के लिए फेवरेट है, ठीक है ना।
मतलब न्यू सिलेबस में तो ग्रुप 1 में चला गया, वो ओल्ड सिलेबस में आप करके जाना। बैंकिंग में स्टैट रिजर्व्स मैंने बोल दिया 25%, स्टैट रिजर्व 25%। बट सर लास्ट टाइम आया था वो मार्कअप, देखो अगर वो लास्ट टाइम आया था मार्कअप का तो इस बार के लिए कम इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट मैंने आपको बताया कि फेवरेट है, देख के जरूर जाना। देखो क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार आएगा नहीं, हो सकता है छोटा कुछ आ जाए उस पर मार्कअप पे पूछ ले। सर व्हेन टू यूज लॉस पर शेयर मेथड डायरेक्टली एज गिवन इन आईसीआई मेथड एंड व्हेन टू यूज नोशनल कॉल मेथड। सी, ये जो लॉस पर शेयर मेथड बोल रहे हो, नोशनल कॉल मेथड बोल रहे हो, ऐसा कोई इसका कोई रूल नहीं है व्हेन टू यूज वाला। आप नोशनल कॉल वाला मेथड भी अप्लाई करोगे सब में तो भी चलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। आयुष, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है तो और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट है क्या? ऑब्वियसली ओल्ड वालों के लिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट है। डीआरआर 10% है ओल्ड वालों के लिए, डीआरआर 10% है और डीआरआर इन्वेस्टमेंट 15% है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मेमोरेंडम वाले क्वेश्चन तो आया था नवंबर, अरे मैं वही बोल रहा हूं आया था, बट आप एक बार देख के जरूर जाना। वॉट ऑल टू इंक्लूड इन टीयर 1 कैपिटल? टीयर 1 कैपिटल में सारा इक्विटी कैपिटल, सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रिजर्व्स। अनरियलाइज्ड मतलब रीवैल्यूएशन हो गया, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व हो गया, बाकी सभी रिजर्व्स व्हिच इज रियलाइज्ड इन कैश, सारा प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये सब आएगा, ठीक है। और माइनस होगा इंटेंजिबल एसेट्स, माइनस होगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज वगैरह वगैरह। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से क्या आने के चांसेस है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बेटा कोई कैटेगरी नहीं है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपने आप में एक ही चीज है, बस वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में वो एक पॉइंट जरूर देखे जाना, शेयर सरेंडर वाला, कि एक बार हम शेयर सरेंडर करवा लेते हैं, सरेंडर करवाने के बाद हमें उसको वापस से रीइश्यू करना पड़ता है प्रेफरेंशियल होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को, तो ध्यान रखना उस शेयर सरेंडर वाला पॉइंट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब सिंपल है। इन शॉर्ट गार्डनर वर्सेस मोरे मीन सभी सॉल्वेंट पार्टनर्स हु हैव क्रेडिट बैलेंस वो रियलाइजेशन लॉस कैश में ले आएंगे, राइट? यस, हु हैव क्रेडिट बैलेंस ये नहीं, मतलब इवन पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस वो भी क्या बोलते हैं, कौन से लॉस की बात कर रहे हो? रियलाइजेशन लॉस पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस वो भी ले आएगा। सर रियल एस्टेट में 0.75 लेना है या 1%? रियल एस्टेट में 0.75 लेना है या 1%, वो मैं अभी एक बार देख लेता हूं, 2 मिनट रुको, मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूं कि रियल एस्टेट में क्या लेना है और मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एएस फॉर आईपीसीसी बोलो सर। आईपीसीसी के लिए इंपॉर्टेंट एएस अगर बोले तो आईपीसीसी के लिए, एक सेकंड पहले मैं इनका बैंकिंग का बोल दूं। रियल एस्टेट 1% है बेटा, रियल एस्टेट इज 1%, रियल एस्टेट इज 1%, रियल एस्टेट इज 1%। सीआरआर कैलकुलेशन में नेट डिमांड एंड टाइमिंग लायबिलिटी क्या होती है, प्लीज एक्सप्लेन। वो आपको अगर बैलेंस शीट दिया होगा बैंकिंग कंपनी का तो उसमें आपको डिमांड लायबिलिटीज करके बताएगा, वो आपको उसमें डिमांड लायबिलिटीज एंड टाइम लायबिलिटीज करके बताएगा, उतने ही फिगर को लेना है और उसका 3% निकालना है। सर लीज एएस 19 में आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेटा वो 2 रेट लेना पड़ता है ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, जो कि आपने एफएम में सीखा हुआ होगा। आईआरआर सेम वैसे ही निकालना है जैसे आपने एफएम में सीखा हुआ है, 2 आपको रेट लेना है, 2 रेट कोई भी अज्यूम करना है और उन दोनों रेट्स के बेसिस पे जो आप फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है ना, डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस इन अमाउंट वाला, वैसा करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों के डाउट्स कम हैं, तुम लोग मुझसे ये ज्यादा पूछ रहे हो कि ये आएगा कि नहीं, वो आएगा कि नहीं। डाउट्स मुझे लगता है बहुत कम है। इंपॉर्टेंट एएस फॉर आईपीसीसी, आईपीसीसी के इंपॉर्टेंट एएस चलो लिख लो।
आईपीसीसी के इंपॉर्टेंट एएस मुझे जो पर्सनली लगता है वो है आपका AS19, AS16, आईपीसीसी ओल्ड वालों के लिए AS16, AS19, AS11 और इधर AS4। मुझे ये 4 इंपॉर्टेंट AS लगते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा AS20 भी देख लेना एक बार, ये मुझे 5 स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सर आपसे पढ़ा है, डाउट नहीं है। अरे नमन वो तो ठीक है, डाउट नहीं है तो फिर अपनी पढ़ाई करने जाओ, यहां पे टाइम पास मत करे मेरे भाई। तू बाद में मेरे से पर्सनली फोन पे बात कर लेना। सर आपका इतना स्ट्रांग है ना गैस की पता नहीं क्या क्या। ठीक है प्रिया सोनी जी, इंटर के इंपॉर्टेंट एएस में एबीसी एनालिसिस में बता चुका हूं। इंटर के इंपॉर्टेंट एएस में एबीसी एनालिसिस में बता चुका हूं। कब के एबीसी एनालिसिस में मैं बता चुका हूं। ए मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो AS4, AS5, फिर ए लग रहा है मुझे AS9, मुझे AS9 लग रहा है, फिर ए मुझे लग रहा है रिलेटेड पार्टी, और AS19 थोड़ा सा है, और AS20 भी है, और 22 पिछली बार आया था। तो मुझे ये वाले इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, बैंकिंग में आईपीसीसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलो सर। रिबेट एक तो, दूसरा रिबेट के अलावा टीयर 1 टीयर 2, ये दो सबसे ज्यादा, ये दो मतलब प्रोविजन ओविजन तो हर कोई करके जाता है, ये दो चीजें जरूर करके जाना। बैंकिंग में अटैक हो सकता है, चाहे न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो, बैंकिंग में वो अटैक कर सकता है इंस्टीट्यूट बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ के। कौन सा? बिल्स फॉर कलेक्शन और एक एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट, बिल्कुल आसान चीजें हैं, उस पर कुछ करते ही नहीं है, वो दोनों जरूर बुक से देख के जाना। एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट वाला क्वेश्चन और बिल्स फॉर कलेक्शन, ये दोनों देख के जाना जरूर। कृष्णा जी थैंक यू सो मच। पेपर इजी आएगा पर पेपर लंबा आएगा, मैं आपको पहले ही बोल दूं, पेपर लेंदी आएगा, चाहे आईपीसीसी का हो, चाहे न्यू सिलेबस हो चाहे ओल्ड सिलेबस हो, पेपर हमेशा लेंदी आता है, पेपर लेंदी आएगा। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद ये मत बोलना कि जय सर ने बोला नहीं था, कुछ बताया नहीं था, पेपर लेंदी आएगा मतलब आएगा। तो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करने हैं। सर ईसॉप में वेस्टिंग पीरियड कैसे डिसाइड? अरे वेस्टिंग पीरियड डिसाइड कैसे करेंगे? ग्रांट डेट से लेकर जहां पर कंडीशन खत्म हो रही है वेस्टिंग पीरियड, अगर वो 3 साल बोल रहा है तो 3 साल का वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड का कोई टेंशन ही नहीं है ईसॉप में, क्या पूछ रहे हो? सी इंटर अमेलगमेशन के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताइए ना सर। अमेलगमेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेलगमेशन बुक्स ऑफ आपका पीसी अच्छे से करके जाओ, पीसी बहुत अच्छे से करके जाओ, पीसी का कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। हो सकता है 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन पीसी के ऊपर आ जाए, हो सकता है 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन पीसी के ऊपर आ जाए। ठीक है, बाकी अमेलगमेशन में इंपॉर्टेंट बस बुक्स ऑफ ट्रांसफर ही कंपनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी हालांकि कम पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी का करके जाना, एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख के जाना बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी का, जो क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह। सर देयर इज एनी चांस ऑफ पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन आईपीसीसी? हां कह सकते हैं बिल्कुल। मेरा पूरा क्वेश्चन बैंक किया है तो टेंशन मत ले, हो जाएगा, बाकी तूने सब प्रैक्टिस कर ली है वैसे। सर एनबीएफसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए ना। एनबीएफसी साला शुरू होते ही खत्म है। एक तो आप प्रोविजंस रट के जाओ, वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट वो सब करके जाना एक प्रॉपरली, और एक वो मार्केट वैल्यूज वाला क्वेश्चन, एनबीएफसी में मार्केट वैल्यूज वाला क्वेश्चन करके जाना। सर थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट, बेटा देखो एडवांस अकाउंट्स की मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपको मैं थ्योरी के 4-5 चीजें बता दूं, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करें। मैं आपको सच बताऊं, थ्योरी में आपको वैसी थ्योरी आएगी जो प्रैक्टिकल की नॉलेज के बेसिस पर लिखी जा सकती है, प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर जो लिखी जा सकती है। तो थ्योरी को लेकर बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं पर्सनली बोलूंगा सिर्फ पार्टनरशिप की थोड़ी बहुत थ्योरी करके जाओ, गार्नर वर्सेस मोरे और एलएलपी। इसके अलावा लिक्विडेशन की थोड़ी बहुत थ्योरी करके जाओ, जिसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या होता है, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिलिश कंट्रीब्यूशन की बिलिश कंट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं, ये थोड़ी बहुत थ्योरी करके जाओ, ज्यादा आप टेंशन मत लो।
मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स डबल हो रहे हैं, मतलब बहुत रिपीटेटिव हो रहे हैं। एएस 26 में नहीं है क्या इंपॉर्टेंट सर? एएस 26 इंटर वालों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे कम लग रहा है, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में नवंबर में एएस 26 से ही पूछा गया था, एएस 26 से पूछा गया था नवंबर अटेम्प्ट में, तो मुझे कम लग रहा है। आईपीसीसी वालों के लिए चांसेस बनते हैं। सर लिक्विडेशन आ सकते हैं क्या ओल्ड सिलेबस में? क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है लिक्विडेशन ओल्ड सिलेबस में। लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट जरूर करके जाना। सर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन कंसोलिडेशन, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इन कंसोलिडेशन, अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं सब्सिडरी की बुक्स में, अगर आपको सब्सिडरी की बुक्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं, तो आप सीधा सीधा जब आप एओपी बनाते हो, जब आप एओपी बनाते हो तो उस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप सीधा सीधा प्री एक्विजिशन कॉलम में डाल देना। जैसे प्री एक्विजिशन कॉलम में आप रिजर्व्स का बैलेंस दिखाते हो, रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिखाते हो, पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस दिखाते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का भी बैलेंस आप प्री एक्विजिशन में डाल देना, बस आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बैंकिंग में मैंने दोनों के लिए बता दिया, इंटर हो चाहे आईपीसीसी हो, रिबेट और टीयर 1 टीयर 2 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पीएनएल के बेसिस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो पीएनएल वाला बैंकिंग पूछता है, तो पीएनएल वाला 1-2 क्वेश्चन जरूर करके जाना। अच्छा, बैंकिंग में ये भी करके जाना, वो एक हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और क्या बोलते हैं, ये जो 3 कैटेगरीज होती हैं इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है ना, हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल, ये 3 कैटेगरी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे क्या होगा वो जरूर पढ़ के जाना। पॉइंट बैंकिंग में दोनों के लिए, आईपीसीसी इंटर। ठीक है, सर पिछले साल का डिविडेंड प्री में ही लेना है ना? बिल्कुल प्री में ही लेना होता है पिछले साल का, बस आपको ये चेक करना है कि आपका एक्विजिशन किस दिन हुआ, आपका डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। अगर डिविडेंड उस पीरियड का है जब आपके पास कंपनी के शेयर थे ही नहीं, प्री एक्विजिशन पीरियड का है, तो वो प्री में लेंगे ऑब्वियसली, पर एड बैक हो सकता है वो करंट ईयर में पहले हो, फिर माइनस आपका प्री में से होगा। बेटा सीए इंटर वाले एटलीस्ट क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो ना पूछें, क्योंकि मैं ऑलरेडी एडवांस अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस दे चुका हूं, मैं एडवांस अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस दे चुका हूं। प्लीज एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है वो यार आप टेलीग्राम पे जाके देखो, इंटर वाले एटलीस्ट ये ना पूछें। सर अकाउंट अकॉर्डिंग टू एएस 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट इन केस ऑफ सेल और अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये तो वॉल्यूशन ऑफ एएस हुआ ना? सी, एएस 26 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब अगर तुम अमेलगमेशन की बात कर रहे हो, पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको नोट डाल के आना है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन है जहां पर गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में उन्होंने गुडविल को रिकॉर्ड किया और एक दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने नोट डाल दिया कि गुडविल को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में गुडविल का जिक्र किया गया है कि गुडविल, ये चीज सभी लोग सुनना, न्यू और ओल्ड वाले दोनों, कि गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि नया पार्टनर एडमिट हुआ है, नया पार्टनर एडमिट होगा, 1 साल तक कंपनी में काम हुआ, फिर कंपनी डिसॉल्व होके कन्वर्ट हो गई कंपनी में, मतलब एंटिटी डिसॉल्व होके कन्वर्ट हो गई कंपनी में, तो वो गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है, पार्टनर्स कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। ऐसा एक क्वेश्चन में किया गया है। दूसरे क्वेश्चन में सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, दूसरे में उन्होंने गुडविल को रिकॉर्ड किया है, तो आप नोट डाल के आ सकते हो कि हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पार्टनर्स में एडजस्ट करेंगे, ये आप नोट डाल के आओगे। अमेलगमेशन की जहां तक बात है, तो अमेलगमेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अमेलगमेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अमेलगमेशन में वो सीधी सीधी जो भी गुडविल आती है वो परचेज गुडविल आती है, तो यहां पर कोई सेंस ही नहीं है। गुडविल रेज इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो, यस डेफिनेटली। सर बैंकिंग में फुल बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करना है क्या? टाइम हो तो एक बार देख के जाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा बेटर है कि पीएनएल वाला क्वेश्चन अच्छे से 2-3 देख के जाओ। सर डीआरआर में 25% ट्रांसफर करना होगा या 10%? डीआरआर मतलब 10%, सीधा सीधा डीआरआर मतलब 10%, डीआरआर मतलब 10%।
सब चैप्टर किए, सेल ऑफ फर्म वाला चैप्टर नहीं किया, इज दैट इनफ? चलेगा चलेगा, अगर देख के जाओ ज्यादा अच्छा है। आईपीसी में अमेलगमेशन या इंटरनल का? मोस्टली अमेलगमेशन। अमेलगमेशन ब्रांच में इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल का ट्रीटमेंट क्या डिफरेंस है? सिंपल सी बात है, अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी आपका मॉनिटरी आइटम्स होते हैं उनको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर बुक करते हैं, और जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं जैसे फिक्स एसेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, उनको रियल रेट पर, उनके हिस्टोरिकल रेट पर, स्पॉट रेट पर हम बुक करते हैं। ये डिफरेंस है। दूसरा, जो भी टैली करोगे एंड में, जो भी ट्रायल बैलेंस टैली करोगे, जब अगर डिफरेंस आएगा एक्सचेंज गेन और लॉस, एक्सचेंज गेन और लॉस P&L में जाएगा। ये था इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल में क्या करेंगे? नॉन इंटीग्रल में बेसिकली सारे एसेट्स, सारे मतलब सारे, मॉनिटरी चाहे नॉन मॉनिटरी, सारे एसेट्स सभी के सभी क्लोजिंग, सारे लायबिलिटी सभी के सभी क्लोजिंग। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। और यहां पर अगर एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा तो वो एफसीटीआर में जाएगा, एफसीटीआर में जाएगा। एफसीटीआर के ऊपर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले, एफसीटीआर का ट्रीटमेंट बताओ क्या होता है। थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले एफसीटीआर का क्या होता है, तो याद रखना एफसीटीआर हमेशा आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में सेपरेटली शो होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी मैं आपके डाउट्स नहीं देख रहा हूं, मेरी ये बात एफसीटीआर की सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 2, एफसीटीआर आपका शो होगा रिजर्व सरप्लस में। बाद में क्या ये एफसीटीआर P&L में जा सकता है? हाँ जा सकता है, अगर आपका इंटीग्रल ऑपरेशन नॉन इंटीग्रल में, सॉरी अगर आपका नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका फिर एफसीटीआर P&L में चला जाएगा। अगर आपने वो फॉरेन ऑपरेशन को बेच दिया तो भी आपका पूरा पूरा एफसीटीआर P&L में चला जाएगा। दैट्स इट। ये आईपीसीसी वालों के लिए था, क्योंकि ब्रांच और AS11 आईपीसीसी में एडवांस अकाउंट्स में है, न्यू सिलेबस में तो उनका ग्रुप 1 में था। अमेलगमेशन मर्जर और परचेज के रिजर्व वाला बता दीजिए। हाँ चलो ये बता देते हैं, एक मर्जर वाला और दूसरा स्टॉक रिजर्व वाला आपने पूछा था कि अमेलगमेशन में सर बता दीजिए इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज। सिंपल सी बात है, अगर आपका मर्जर है, अगर आपका मर्जर है तो आपको ऑल रिजर्व्स टू बी मेंटेन्ड, टू बी मेंटेन्ड, आपको सारे रिजर्व्स मेंटेन करने हैं। वो जो सेकेंड एंट्री होती है ना, असेट्स अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज, तो उसमें टू सारे रिजर्व मेंटेन करने हैं। सबसे पहले शुरुआत करनी है सारे रिजर्व जो स्पेसिफिक नेचर के होंगे, जनरल रिजर्व P&L को छोड़कर बाकी सारे रिजर्व लिख देना। फिर डिफरेंस जो भी आए वो जनरल रिजर्व P&L में एडजस्ट कर लेना। फिर से बोल रहा हूं, मर्जर को ध्यान से सुनो। असेट्स अकाउंट डेबिट, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू, टू ऑल लायबिलिटीज बुक वैल्यू, टू बिजनेस परचेज, टू रिजर्व्स, कौन से? जनरल रिजर्व P&L को छोड़कर रिजर्व सारे। अब इसमें जो भी डिफरेंस आए वो जनरल रिजर्व में या P&L में एडजस्ट कर लेना। परचेज में, परचेज में असेट अकाउंट डेबिट जो भी लेके आए हो, अग्रीड वैल्यू, जरूरी नहीं कि बुक वैल्यू, बुक वैल्यू अगर है तो बुक वैल्यू, नहीं तो अग्रीड वैल्यू। टू लायबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज, यहां एक भी रिजर्व मत लिखना, यहां एक भी रिजर्व मत लिखना, जो भी डिफरेंस आएगा वो गुडविल कैपिटल रिजर्व में। अलग से आप चेक करना कि कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व तो नहीं दिया हुआ है, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, ठीक है ना। आपको कोई भी स्टैट रिजर्व दिया है तो अलग से एंट्री पास करोगे, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू स्टैट रिजर्व। अब इसको कहां ले जाओगे? अगर आप एंट्री पास करते हो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू स्टैट रिजर्व, तो आप इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाओगे? आप इसको बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जब आप नोट बनाओगे तो यहां आप स्टैट रिजर्व दिखाओगे, मान लो 100 रुपए, और फिर अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व भी नेगेटिव दिखाओगे 100 रुपए, ऐसे करके। ध्यान रखना, ये किस मेथड में? ये परचेज मेथड में। फर्म अंडरराइटिंग में, अच्छा अंडरराइटिंग में अगर फर्म अंडरराइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड और ट्रीटेड एज अनमार्क्ड, तो मैं अगर ट्रीटेड एज मार्क्ड है तो मार्क्ड जैसे मार्क्ड वाले नंबर्स को अपन माइनस करते हैं, तो जितना जितना फर्म अंडरराइटिंग का वैल्यू दिया हुआ है उतना उतना आपको माइनस करना है। पर अगर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड है तो उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। थैंक यू प्रिंस। AS18 में रेम्यूनरेशन जब KMP को देते हैं तो वो समझा दो रिलेटेड पार्टी होगा क्या? ऑब्वियसली KMP आपका रिलेटेड पार्टी होती है, तो जो भी आप रेम्यूनरेशन उसको देते हो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अंडरराइटिंग आएगा क्या सर? 50-50 चांसेस, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है।
सर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर शैल बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम, शैल बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम मतलब मैं समझा नहीं। सुष्मिता आप फिर से पूछिए ये पॉइंट। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल। बैंकिंग में बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट्स को बोला जाता है कि 3 कैटेगरी में दिखा सकते हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल, एएफएस। हेल्ड टू मैच्योरिटी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाओगे, इसके ऊपर नहीं, और ये हमेशा कॉस्ट पे मेजर होगा, कॉस्ट पे मेजर होगा हमेशा। नो रीवैल्यू, नो रीवैल्यू, ये हो गया आपका एचटीएम। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और अवेलेबल फॉर सेल मिलके मिनिमम 75% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब जो HFT कैटेगरी है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, मतलब ये सेकंड वाली कैटेगरी है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड रीवैल्यू होती है, और जो भी डिफरेंस आता है वो P&L में जाता है। AFS वो सिर्फ डाउनवर्ड ओनली, तो जो भी लॉस आएगा वो P&L में जाता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ठीक है। मर्जर में अमेलगमेशन फॉर एडजस्टमेंट का क्या क्या काम रिवाइज करा दीजिए। अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बनता ही नहीं है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया। मर्जर के केस में सारे रिजर्व्स मेंटेन करते हैं उस सेकंड वाली एंट्री में, परचेज के केस में अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व होता है, तो मर्जर के केस में अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व होता ही नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 7 5 मार्क्स वाला कौन से क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से आ सकता है? एक आध एएस से आ जाएगा, एक आध थ्योरी आ जाएगा। आईपीसीसी वालों इंश्योरेंस की थ्योरी जरूर करके जाना, आईपीसीसी वालों इंश्योरेंस की थ्योरी जरूर करके जाना, आता रहता है। और क्वेश्चन नंबर 7 में एक आध एएस, एक आध थ्योरी, एक आध बायबैक या ईसॉप, बायबैक या ईसॉप, ओल्ड वालों में भी बायबैक ईसॉप या फिर अंडर राइटिंग, और दूसरा पीसी की वर्किंग, ऐसे टाइप का आ सकता है। लिक्विडेशन में बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, ये आ जाएगा। मालिक बैंकिंग में तो ना मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना टेलीग्राम पे डालना पड़ेगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा स्टैट रिजर्व कितना बनते हैं, मतलब सबको ये प्रॉब्लम आ रहा है। पीसमल में कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है सर? अरे भाई पीसमल में आप, मुझे ऐसा लगता है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ठीक है सर, ये अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व का होता क्या है, कब तक दिखता है? जब तक आपको वो स्टैट रिजर्व मेंटेन करना है, मान लो वो 8 साल तक मेंटेन करना है तो 8 साल तक आपको वो दिखा देना है, बाद में रिवर्स कर देना है, उस स्टैट रिजर्व से ही रिवर्स कर देना, उस स्टैट रिजर्व से ही रिवर्स कर देना, ठीक है। देखो जिन जिन को डाउट पूछना था, जिनके सॉल्व हो गए वो जा भी चुके हैं। HRCM इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारस सर बैंकिंग का बैलेंस शीट करना इंपॉर्टेंट है क्या? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शिवम। अब ना मैं जानबूझ के नाम लेता जाऊंगा ताकि तुम लोगों का डाउट खत्म हो तो दूसरा पूछो, अगर सारे खत्म हो तो आप अपनी पढ़ाई पे लगो। सर रिडम्पशन और डिबेंचर्स फॉर आईपीसीसी के चांसेस है क्या? बहुत सारे चांसेस है रोशी, आने के चांसेस बिल्कुल हैं। सर एक अमेलगमेशन का सम, बेटा मैं अमेलगमेशन का पूरा सम नहीं करवा पाऊंगा, मैराथन है। आप बोलो तो मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट
अमेलगमेशन में क्या होता है, मतलब वो स्टॉक रिजर्व, उसका बता देता हूं। बल्कि मैंने वो अपनी आज की या कल की लाइव क्लास में पढ़ाया था, अपनी रेगुलर क्लास में। मैं वहीं से बता देता हूं कि क्या होगा, मैं वहीं से बता देता हूं क्या होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा। सर मैं टेलीग्राम पर नहीं हूं, प्लीज आप यहीं एक बार बता दो रिजर्व वाला, कौन सा रिजर्व वाला? ये अमेलगमेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, अमेलगमेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, मतलब ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी को सेल किया था, तो प्रॉफिट शुड बी कहां गया रे, ये प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिजर्व ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। देखो यहां पर गोल्डन रूल क्या है, जो कंपनी सेल कर रही है गुड्स, वही कंपनी अपने रिजर्व्स में से प्रॉफिट हटाएगी। डाउनस्ट्रीम में सेल किसने किया? ट्रांसफरी ने। प्रॉफिट कौन हटाएगा? ट्रांसफरी अपने रिजर्व्स में से। एंट्री क्या करेंगे? रिजर्व्स टू स्टॉक, क्योंकि प्रॉफिट हटा रहे हैं। अगर लॉस हटाना है तो इसका रिवर्सल एंट्री, लॉस जनरली होता नहीं है। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में प्रॉफिट किसने कमाया? प्रॉफिट कमाया ट्रांसफरर कंपनी ने, तो ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स में से हटेगा इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी। प्रॉफिट हटेगा ट्रांसफरर के रिजर्व्स में से, किसकी बुक्स में? क्योंकि ट्रांसफरर के सारी चीजें किसके पास आ चुकी है, स्टॉक वगैरह किसके पास आ चुका है? ट्रांसफरी के पास। एंट्री किसकी बुक्स में होगी? ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में। रिजर्व्स किसके लिए जाएंगे? ट्रांसफरर के। पर उसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे पास रिजर्व्स होंगे? तो अगर हमने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किया होगा तो हां, हमारे पास ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स भी होंगे, हम ऑल रिजर्व लेके आते हैं, तो प्रॉफिट हटा दो उसके रिजर्व्स में से, सेम एंट्री रिजर्व्स टू स्टॉक। पर अगर परचेज मेथड किया है तो ट्रांसफरर के हमारे पास रिजर्व होंगे ही नहीं, स्टैट रिजर्व से हटाना नहीं होता, तो आप उसमें करोगे गुडविल कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, सिंपल। इंश्योरेंस में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा सर? इंश्योरेंस में आपका वो रेवेन्यू अकाउंट और P&L अकाउंट इंपॉर्टेंट रहेगा, और इंश्योरेंस की थ्योरी। अब थ्योरी मत पूछना, क्योंकि इंश्योरेंस में कुछ भी पूछ लेते हैं वो, तो इंश्योरेंस की थ्योरी और रेवेन्यू अकाउंट, P&L अकाउंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये फंडे का मैं बोल रहा हूं कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। मैं साइड में हो गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत 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 काम आएगा। सर शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स कहां से करें? इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। सिर्फ एक क्वेश्चन है, करके जाओ, बहुत इजी है, वो भी आपका 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सर प्लीज एक्सप्लेन ईसॉप। बेटा ईसॉप का चार्ट रिवीजन मैंने 20 मिनट में आप कर लोगे, मैंने चार्ट रिवीजन में दे रखा है। उन्नति एसोसिएट्स, तो ईसॉप का चार्ट रिवीजन देख लो, मैराथन चार्ट रिवीजन अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना। सर बायबैक में साइमल्टेनियस इक्विटी से डेट इक्विटी टेस्ट बता दो सर। साइमल्टेनियसली इक्विटी से डेट इक्विटी टेस्ट बता दो, डेट इक्विटी टेस्ट बता दो। वो भी मैंने बायबैक का भी रिवीजन डाला है, मैंने बायबैक का भी रिवीजन डाला है डेट इक्विटी टेस्ट वगैरह बताने के लिए। अगर मेरे को यहां पर नोट्स में कहीं लिखा होगा तो बहुत जल्दी फिर हेल्प हो जाएगी आपके लिए कि डेट इक्विटी टेस्ट वगैरह कैसे होता है। रुक जाओ, देखो डेट इक्विटी टेस्ट के लिए आपको ये चेक करना है कि आपके क्वेश्चन में डेट कितने हैं, तो डेट का जस्ट डिवाइड बाय 2 कर देना, तो वो आपका आ जाएगा इक्विटी जो बायबैक के बाद होनी चाहिए। आपको क्या करना है? आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है? एक सेकेंड में, फॉर्मूला कहीं और लिखा हुआ था क्या? एक सेकेंड रुको, हाँ ये रहा। डेट इक्विटी टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शैल नॉट एक्सीड 2:1। डेट में क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, प्लस करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आएगा। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो वो भी डाल देना, सब आएगा, ठीक है। तो ये आपके डेट्स में आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गए आपके डेट्स। इसके अलावा इक्विटी में क्या आएगा? सिर्फ इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसमें CRR नहीं आएगा। फिर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? ये फॉर्मूला है जो मैं येलो कर रहा हूं, इक्विटी बिफोर बायबैक माइनस मैक्सिमम बायबैक इफेक्ट इज इक्वल टू इक्विटी आफ्टर बायबैक। आपको इस तरीके से देखना है, इक्विटी बिफोर बायबैक जो आप क्वेश्चन से निकाल लोगे, इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस बायबैक इफेक्ट, ये मैं 2 मिनट बाद आ रहा हूं।
इज इक्वल टू इक्विटी आफ्टर बायबैक। इक्विटी आफ्टर बायबैक कुछ नहीं है, ये डेट डिवाइड बाय 2, डेट अपॉन इक्विटी होता है, तो डेट डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका इक्विटी आफ्टर बायबैक का फिगर आ जाएगा। अब ये मैक्सिमम बायबैक इफेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम बायबैक इफेक्ट में आपको नंबर ऑफ शेयर्स एक्स अज्यूम करना है, उसमें आपको ये चेक करना है कि बायबैक प्राइस कितना है, बायबैक प्राइस कितना है। अगर बायबैक 50 रुपए है, बायबैक प्राइस ऑब्वियसली फेस वैल्यू 10 रुपए होगी, हम मान के चल रहे हैं, तो आपको 50 प्लस 10 आपको 60 रुपए का इफेक्ट देना है, ठीक है ना। आपको 60 का इफेक्ट देना है, कैसे? 10 रुपए 10x फेस वैल्यू से, 40x प्रीमियम के राइट ऑफ करने से, क्योंकि प्रीमियम के राइट ऑफ करने से आपका बायबैक में आपका इक्विटी कम होगा, और 10x आपका सीआरआर बनाने से आपका इक्विटी कम होगा। तो अल्टीमेटली 50 का अगर बायबैक प्राइस है तो प्लस 10 करके आपको 60 का इफेक्ट देना है, मतलब आपको 60x बायबैक रखना है, यहां पर बायबैक इफेक्ट रखना है। अगर बायबैक प्राइस 30 है तो आपको, अगर बायबैक है ना, अगर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, अगर बायबैक प्राइस 30 है तो आपको 40 का इफेक्ट देना है, अगर बायबैक प्राइस 60 है तो आपको 70 का इफेक्ट देना है, अगर बायबैक प्राइस 80 है तो आपको 90x का इफेक्ट देना है। सिंपल ऐसा करना है, ठीक है। तो ये आपका बायबैक का इफेक्ट हो गया। प्लीज एक्सप्लेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय सब्सिडरी कंपनी इन केस ऑफ कंसोलिडेशन। डिविडेंड अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है तो आपको ये चेक करना है कि बैलेंस शीट डेट पर डिक्लेयर किया होगा, बैलेंस शीट डेट पर अगर उसने डिक्लेयर किया है तो उसकी एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? सब्सिडरी की बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल दिख रहा है तो इसका मतलब एंट्री हुई है, सब्सिडरी की बुक्स में बैलेंस शीट डिविडेंड पेबल नहीं दिख रहा है तो मतलब एंट्री नहीं हुई है। जनरली ऐसा ही होता है कि एंट्री नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, टाइम एडजस्टमेंट के बाद, टाइम एओपी में टाइम एडजस्टमेंट करने के बाद आपको बस उस डिविडेंड को प्री कॉलम और पोस्ट कॉलम में डिवाइड करके रखना है। आपको ये चेक करना है कि कितना प्री से रिलेटेड था, कितना पोस्ट से रिलेटेड था, दैट्स इट। इसको माइनस करके रखना है टाइम एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। इतना इफेक्ट करना है। फिर बैलेंस शीट में आपका दिखेगा डिविडेंड पेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट ओनली, बस डिविडेंड पेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट ओनली, बस आपको इतना करना है। जो होल्डिंग कंपनी का कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे तो उसमें डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी का प्रपोर्शन आप एज ए इनकम दिखा दोगे, दैट्स इट। सर बायबैक में साइमल्टेनियस इक्वेशन से डेट इक्विटी टेस्ट बता दो। अरे रजत यार क्या पूछ रहे हो, डेट इक्विटी टेस्ट बता तो दिया यार, साइमल्टेनियस इक्वेशन से मैं नहीं बताता हूं। मैं आपको जो मैंने अभी पॉइंट बताया मैंने उसी अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बता तो दिया यार। पीसीएम, पीसीएम अब तुम शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो मैं क्या बोलूं यार, ये शॉर्ट फॉर्म मैं यूज करता नहीं हूं। तुम मुझे बता दो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड बोल रहे हो क्या? पीसीएम प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड बोल रहे हो क्या? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड बहुत बड़ा है बेटा, इसके लिए तू मैराथन देख ले। मैंने मैराथन में पार्टनरशिप में डाला है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। ओल्ड सिलेबस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ सकता है क्या? हाँ जी आ सकता है। थैंक यू ईशा, थैंक यू। उससे ज्यादा अमेलगमेशन के ज्यादा चांसेस हैं ओल्ड सिलेबस में। कल के लिए इंपॉर्टेंट डेज बता दिए मैंने, बता दिए। इस वीडियो को बाद में देख लेना शुरू से। एग्जाम में अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले ही मिनट से तुम बहुत ज्यादा टेंशन में करने लगो। बस इतना याद रखना कि स्टार्टिंग 1 आवर में तुम्हारा मिनिमम 30 से 32 मार्क्स का हो जाना चाहिए। मिनिमम 30 से 32 मार्क्स का हो जाना चाहिए स्टार्टिंग के 1 आवर में। अगर ये तुम्हें कम लग रहा है तो कम नहीं है, ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि बाद के 2 घंटे में वैसे भी स्पीड ज्यादा हो जाती है। स्टार्टिंग के ही 1 घंटे में स्पीड मेंटेन नहीं होती, तो मिनिमम 30 से 32 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेना।
बेटा AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का पूरा फुल वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, मैराथन वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें डाला हुआ है, पूरा देख लेना। बैंकिंग में टीयर 1 टीयर 2 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सर अगर प्रेफरेंस भी है और डिविडेंड दिया है तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को देंगे ना, पर एक क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी को ही दिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रेफरेंस वालों को डेफिनेटली देंगे। हो सकता है शायद उन्होंने अगर प्रेफरेंस वालों को मतलब डायरेक्ट इक्विटी दे दिया तो हो सकता है उन्होंने डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को पहले से ही दे चुके हों, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच अर्पण। बेटा जिन जिन का डाउट सॉल्व होता जा रहा है उनके पास कुछ और नहीं है तो बेवजह आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप जाइए, आप अपनी पढ़ाई पर लगिए। हर्षिल थोड़ा सा फर्क पड़ता है, अगर कुछ ज्यादा कटिंग वटिंग होती है, ज्यादा चीजें आपने किया है तो पेपर चेकर का थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा वो नेगेटिव सा हो जाएगा, तो उन चीजों को ध्यान रखना। मतलब मेरे सामने भी अगर पेपर आए तो मैंने तो देखा यार बहुत सारी काटापिटी है, तो थोड़ा सा मैं तुम्हारे पेपर को लेकर हल्का सा नेगेटिव हो जाऊंगा। जितना कोशिश करो उसको खुश करने की कोशिश करो। केएमपी अगर छोड़ के चला गया तो यस एट एनी टाइम है वो होगा, रिलेटेड पार्टी आपको उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। हेमंत पाटिल विश कर दो कल के लिए, अरे कल के लिए तो बिल्कुल आपको विशेष हैं मेरी तरफ से, 100% विशेष हैं मेरी, स्पेशली प्रेयर्स में मैं डेफिनेटली भगवान से यही बोलूंगा कल की प्रेयर्स में कि बच्चों का एग्जाम बहुत जबरदस्त जाए और मैक्सिमम बच्चों के एग्जामिशंस आए। लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के जा सकते हो मान्या, लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के जा सकते हो, टेंशन मत लो। सर ग्रुप 1 की एग्जाम दे दी है और सेकंड ग्रुप के लिए मैं एग्जाम के 15 डेज पहले पढ़ना छोड़ दी थी, तो अब मैं रिवीजन वीडियो से छोटे चैप्टर्स कर ली हूं, कुछ और बता दो सर। एएस सारे करके जाओ अच्छे से, और छोटे चैप्टर अगर कर लिए हो तो एटलीस्ट पार्टनरशिप, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और पार्टनरशिप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये कर लो एटलीस्ट। लिक्विडेशन ये भी कर लेना। किसने पूछा था? प्रियंका ने पूछा था। सर इंटर का भी रिजल्ट आने वाला है 3 फेब को। हाँ मैंने पढ़ा, मैंने उनका खंडेलवाल जी का। सर एएस का पैटर्न एक बार बता दो ना कि कैसे लिखें। देखो AS4 AS5 आईपीसीसी ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के लिए बता दे रहा हूं। AS4 AS5 AS9 इंटर में है, AS9 फिर AS26 थोड़ा बहुत, AS29 ये इसमें थोड़े बहुत थ्योरी का कंटेंट ज्यादा होता है, केस स्टडी का कंटेंट ज्यादा होता है। तो सबसे पहले आप एएस का प्रोविजन लिखेंगे, वो 2 लाइन का हो सकता है, वो 4 लाइन का हो सकता है, वो 6 लाइन का हो सकता है, 4 लाइन का ऑन एन एवरेज होता है। एएस का प्रॉपर प्रोविजन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको पहले ये चेक करना है कि क्वेश्चन में जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है वो एएस के कौन सी पॉइंट से रिलेटेड है। ऐसा नहीं सारा पूरा एएस का प्रोविजन छाप लिया, पूरा 1 मार्क्स, एक पूरा पेपर पेज पूरा भर दिया कि चलो यार प्रोविजन नहीं आ रहा पूरा एएस छाप लेता हूं, ऐसा नहीं। रिलेटेड प्रोविजन आपको 2-4 लाइन का लिखना है। फिर उस केस स्टडी में से आपको उन्हीं के पॉइंट्स को पकड़ के आपको एनालिसिस लिखना है कि भैया ऐसा ऐसा बोला गया है, इस तरीके से इस एएस के बेसिस पर ऐसा ऐसा कंक्लूजन बनता है, बस दैट्स इट। कभी ऐसा लगे कि स्ट्रेट अवे यस और नो में जवाब देने पे मेरे के नंबर काट सकता हूं, मैं श्योर नहीं हूं, तो स्ट्रेट अवे आंसर मत दो एएस का। आप ऑल्टरनेटिवली करके लिख के आओ कि ऐसा ऐसा कंक्लूजन है, ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है, ऐसे भी चांसेस होता है कभी कभार करने का। सर इंडेस कब एप्लीकेबल होंगे आईपीसीसी के लिए? इंडेस आईपीसीसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। बेटा मैं कल की स्ट्रैटेजी बता देता हूं, एक बच्चे ने अच्छा पूछा क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी बता देता हूं कल के लिए। कल के लिए मतलब एग्जाम से 2 घंटे पहले की, 2 आवर्स बिफोर एग्जाम क्या करना है।
ऑल फॉर्मेट्स, जैसे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हुआ, बैंकिंग का फॉर्मेट हुआ, आईपीसीसी वालों के लिए इंश्योरेंस का फॉर्मेट हुआ, लिक्विडेशन का फॉर्मेट हुआ, ऑल फॉर्मेट्स, ऑल रेट्स, बैंकिंग के रेट्स हुए, एनबीएफसी के रेट्स हुए, ऑल रेट्स, ऑल फॉर्मेट्स, ऑल रेट्स। थ्योरी, थ्योरी में मैंने बोला एलएलपी हो गया, ठीक है ना, लाइक एलएलपी, गार्नर मुरे हो गया, इंश्योरेंस की थ्योरी हो गई अगर ओल्ड वालों की बात करें तो आखिरी के 2 घंटे की स्ट्रेटेजी ये है। और अगर ये देख लिया है तो चार्ट, एएस चार्ट्स, मेरे अगर आपके पास एएस के चार्ट रिवीजन रखा हुआ है, चार्ट रिवीजन बुक रखी हुई है, तो डायरेक्ट चार्ट रिवीजन बुक से चार्ट्स को डेलते जाओ। आपकी लास्ट की 2 घंटे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और शेयर कर देना टेलीग्राम पे, शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, सबका भला हो जाएगा। एएस के चार्ट रिवीजन, एएस के चार्ट रिवीजन, या तो चार्ट रिवीजन वीडियोस या तो बुक, मतलब नोट्स। सीधा सीधा लास्ट की 2-3 घंटे की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, 2 से 3 घंटे की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसका जरूर स्क्रीनशॉट निकाल के मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर देना कोई, या फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी डाल देना, बहुत काम आएगा बच्चों को। ठीक है सर, अगर पार्टनरशिप में डेफिशिएंसी है तो रिवॉल्यूशन लॉस को कैश में नहीं लिया और डायरेक्ट करे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे? हां खुशी, मार्क्स डिडक्ट होंगे। रमन वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा, इस टाइम पे मत समझ, उसको छोड़ के जा, वो क्वेश्चन के चांसेस आने के बहुत मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है। रजत, आशीष, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना प्लीज, अभी सही जगह नहीं है जिस पे आप ये चीज पूछ रहे हो, ये आपका डाउट नहीं है, ये आपका टेक्निकल चीज है, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अरे स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया? थोड़ा डर लग रहा है, ज्यादा डर लगना चाहिए। जब तक डर नहीं लगेगा तब तक तू एग्जाम में अच्छा कैसे करेगा? डर लग रहा है ना, नॉर्मल चीज है, याद रखना। अगर डर नहीं लग रहा तो एबनॉर्मलिटी है, डर लगना जरूरी भी है और डर लगना नॉर्मल चीज है, डर नॉर्मल स्टूडेंट्स को ही लगता है, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। डर लग रहा है, आराम से वो डर खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करना। याद रखना, स्टार्टिंग के जो तेरे को 15 मिनट्स मिलते हैं, उस 15 मिनट में जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी वाला होता है उसको पढ़ना मत, उसको मत पढ़ना। स्टार्टिंग के 15 मिनट में तू फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन को मत पढ़ना, क्योंकि वो तो वैसे भी कंपलसरी है। तो बाकी का डिसाइड कर लेना कि बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन में तेरे को कौन सा छोड़ना है। मोस्टली बच्चा गलती क्या करता है, स्टार्टिंग के 15 मिनट में डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये छोड़ना है, क्योंकि उसने उसका ए पार्ट देख लिया कि मुझे नहीं बन रहा है, पर बी पार्ट उसका बहुत अच्छा था। कभी अगर ऐसा हो तो तू अपनी स्ट्रेटजी को वापस से रिमोल्ड कर सकता है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में अगर ये तय किया है तूने कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ना है, तो ये जरूरी नहीं कि तेरे को 5 छोड़ना ही है, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेना कि देखना यार 5 में ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट दोनों में से क्या है, कैसा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कैसा है जिसमें मुझे उलझन हो रही है। पढ़ लिया है ओमकार, कोई दिक्कत नहीं, तूने बहुत अच्छा करेगा, मुझे भरोसा है, तुम सब बहुत अच्छा करोगे, टेंशन मत लो। चलो, मुझे लगता है सभी बच्चों के डाउट्स हो चुके हैं। सर आर पैरा नंबर इंपॉर्टेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पैरा नंबर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरा नंबर बिल्कुल मत डालना, अगर गलत पैरा नंबर डाल दिया तो तकलीफ में आ जाओगे। पैरा नंबर डालने की जरूरत नहीं है। जहां पर तुम बिल्कुल श्योर हो कि हाँ ये पैरा नंबर डाल सकते हैं तो डालना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ईसॉप, डिबेंचर्स, बायबैक, अमेलगमेशन, इंटरनल पढ़ा है बस। ईसॉप पढ़ा है, डिबेंचर पढ़ा है, बायबैक पढ़ा है, अमेलगमेशन पढ़ा है, इंटरनल रिकंसिलिएशन पढ़ा है, ठीक है। एएस भी पढ़ लो, एएस भी कवर कर लो। एएस कवर करने का टाइम नहीं है, चार्ट रिवीजन देख लो। एएस करने का टाइम नहीं है, चार्ट रिवीजन देख लो। चलो बच्चों, आई होप आपको सारे डाउट्स, आपके जो भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, क्या पूछना है, क्या डिस्कशंस करना है,
मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का हो गया है। सर AS19 नहीं हुआ एक बार भी, तो अभी करना चाहिए। देख, मैं ये AS19 के लिए नहीं बोलूंगा, मैं किसी भी टॉपिक के लिए बोलूंगा। अगर तेरा इस टाइम पे कोई ऐसा कोई टॉपिक छूट गया है तो तू सबसे पहले ये देख कि तूने बाकी चीजें कर ली है क्या। इफ आंसर इज यस, तो तू उस टॉपिक के लिए YouTube पे मेरा या किसी भी टीचर का जिससे तू कंफर्टेबल है, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा जाएगा, तो मेरे मैक्सिमम 4 रिविजन डले हुए हैं। अगर एएस की बात करें, कुछ टॉपिक्स की बात करें, मेरा मैराथन भी देख सकता है अगर तेरे पास समय है। पर अगर तेरी बाकी चीजें नहीं हुई हैं और एक ऐसी चीज है जिसको लेकर तू बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको छोड़ के चले जाओ। उसको टाइम देने की जरूरत ही नहीं। तू मान के चाह कि ये चीज सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, साला ये तो पूछेगा ही नहीं, मेरे को इसको मतलब ही नहीं है। सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। जय श्री, ठीक है सर। कल मेरा फाइनल रिजल्ट है बोथ का। आनंद, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगर जैसे आप AS19 का पूछ रहे हो, आपके पास बाकी सब हो चुकी होंगी सुबह तक, तो आप AS19 का मेरा चार्ट रिवीजन करके जाना। बेटा चार्ट रिवीजन वाली चीज मैंने इतनी शानदार दी हुई, गोल्ड है वो, गोल्ड। चार्ट रिवीजन एक तरीके से गोल्ड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका यूटिलाइजेशन करो बहुत अच्छा। चलो बच्चों, बाय बाय बोलो, या फिर अगर कोई स्पेशली कोई अगर किसी का डाउट बचा हुआ है तो पूछ लो, नहीं तो बाय कहने का टाइम आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बच्चों के डाउट्स नहीं है अब। जल्दी बोलो बच्चों, आपका भी टाइम प्रीशियस है। फिफ्थ पेपर, बेटा देख, अगर तू इस बार ये सोच के देगा कि ये तेरा फर्स्ट एंड लास्ट है, तो तेरी एनर्जी अपने आप वापस आ जाएगी। तू जब घर से बाहर निकले ना, तो सिर्फ अपने माँ बाप का चेहरा देख के जाना, तू सिर्फ अपने माँ बाप का चेहरा देख के जाना, और तू ये देख के जाना, उनको कुछ बोलना नहीं, बस अपने मन में बोल के जाना कि मैं आज तुम लोगों के लिए जा रहा हूं और तुम लोगों के लिए मैं बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करने जा रहा हूं। बस ये सोच के जाना, मैं सच बता रहा हूं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम लोग उसी सेंस में करके आओगे। ये बात याद रखना। फिफ्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस बार एग्जाम देना है फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ये सोच के, और अपने माँ बाप का चेहरा देख के जरूर जाना, और उनको मन ही मन में अपने बोल के जाना कि आज मैं तुम लोगों के लिए करने जा रहा हूं, और मुझे पता है कि मैं जब तुम लोगों के लिए करूंगा तो मैं अपनी जान लगा लूंगा। दैट्स इट। सर पेपर का लेवल कैसा होगा? पेपर का लेवल कैसा होगा? पेपर का लेवल मुझे ऐसा लगता है सिंपल से ज्यादा होगा, मॉडरेट रहेगा। पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं आने वाला, एक्सपेक्ट मत करना। बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला, मॉडरेट लेवल रहेगा, बट लेंथी रहेगा, कुछ भी हो जाए लेंथी रहेगा। बेटा देखो, ये मत पूछो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमेलगमेशन, मैंने वीडियो में बहुत बार, पता नहीं क्यों आज ही वीडियो में अभी 1 घंटे में 5-6 बार बोल दिया, और मैंने एबीसी एनालिसिस भी दे दिया है न्यू वालों का, तो आप वो देख लेना। सर बैंकिंग नहीं बन रहा है, मैंने बोला ना, कोई चीज नहीं बन रही है और बाकी सब कुछ हो चुका है तो उसको लेकर कुछ रिवीजन देख लो। बाकी नहीं हुआ है, बैंकिंग को छोड़ दो, मान के चलो कि बैंकिंग आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, सिर्फ प्रोविजन करके जाओ, रट के जाओ सिर्फ प्रोविजन। रमन वाला क्वेश्चन, रजत कटकानी, रमन वाला क्वेश्चन जो है वो अगर मैं इस टाइम पे डिस्कस करूंगा तो वो डिस्कस नहीं होगा, वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आधा पौन घंटा 1 घंटा लग जाएगा। वो रमन वाला क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो, मुझे पता है वो कौन सा है। बेसिकली उस रमन वाले क्वेश्चन में वो एक इंडिविजुअल प्रोपराइटर है, वो उसको पार्टनरशिप फॉर्म टेक ओवर कर रहा है, सॉरी पार्टनरशिप फर्म को वो इंडिविजुअल टेक ओवर कर रहा है, तो वो बिजनेस परचेज अकाउंट बनाना है, उसमें बिजनेस परचेज अकाउंट अच्छे से देख के जा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। कोमल केदल, थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू सो मच, लव फॉर नेपाल, माय बेस्ट विशेस फॉर यू बेटा।
पेपर लेंदी आएगा, मैं आपको पहले से ही लिख के दे रहा हूं, तो आपको इसी सेंस में जाना है। पेपर लेंदी आएगा मतलब आएगा। अभी भी अगर आपने एएस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि एएस के चार्ट रिविजन देख के जाओ। चार्ट बुक नहीं भी है, सिर्फ कान में हेडफोन लगा के सुनते जाओ। एएस आपका सारे एएस विद इन 2 आवर्स में हो जाएंगे, विद इन 2 आवर्स में सारे एएस हो जाएंगे। बायबैक आएगा क्या ओल्ड में? आ सकता है बायबैक 50-50। एजाज, थैंक यू सो मच एजाज। अभी भी अगर चार्ट रिवीजन, अगर आपने एएस अच्छे से नहीं किए हैं, एएस के चार्ट रिवीजन देख लेना, बहुत फायदेमंद होंगे। एएस के चार्ट रिवीजन देख लेना, 2 से 3 घंटे में पूरा एएस रिवाइज हो जाएगा, बहुत शानदार वाला। मतलब 3 घंटे में मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 2 घंटे में हो जाएगा। डेफिनेटली दोगे एजाज, बेस्ट विशेस। प्रिंस थैंक यू सो मच। रितेश थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, बाय बोलने का टाइम आ चुका है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी साइड। मेरी और दामिनी की तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं, और बहुत अच्छे से पेपर करना। बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए। हर बच्चे का कैलिबर अपना अपना रहता है, हर बच्चे का तरीका अपना अपना होता है। मैं अगर अपनी बात बताऊं सीए आईपीसीसी की, मेरे टाइम में मेरे बस की नहीं होती थी कि मैं 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाऊं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई ऑल इंडिया रैंकर नहीं था, मैं कोई ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल फेल होने के चांसेस होते हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मेरे माइंड में हमेशा यह होता था कि यार अगर बाकी कोई मुझे कह रहा है कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना जरूरी है, तो मुझे अपना कैलिबर चेक करना पड़ता था कि मेरे में कितना दम है। मैं आपको अपना बताऊं, मैं सिर्फ ये स्ट्रेटजी सोच के जाता था कि करके आओ, जितना करके आओ उतना सॉलिड करके आओ। इवन 70 मार्क्स का करके आओ, सॉलिड करके आओ, बाकी पेपर्स में नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे अगर आप अच्छे से करके आए हो तो। अपनी अपनी अलग अलग टेंडेंसी है, अपना अपना अलग अलग टारगेट है। आपका फ्रेंड अगर 100 मार्क्स का करके आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमियां हैं। आप अपने कैलिबर को देख के जाओ। अगर आपको लगता है कि आप 100 मार्क्स का आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको पहले से ही पता है कि यार आपके बस की नहीं है, स्पीड आपकी बहुत स्लो रहती है, जैसे मेरा साथ था, तो आप अभी से मान के जाओ कि आपके लिए 80 मार्क्स का पेपर बना हुआ है। आपको तो मिनिमम 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है बस, और वो सॉलिड करना है। साला ऐसी की तैसी करनी है, मार के आना है, ठीक है। रिसोर्स टेस्ट वाला, अगर बायबैक का ये टेस्ट वाले क्वेश्चन आए, तीनों टेस्ट में अगर आए, तो ये क्वेश्चन आएगा 10 से 12 मार्क्स का। पर बायबैक में डेट इक्विटी टेस्ट के ऊपर हो सकता है सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए 5 मार्क्स का, सिर्फ डेट इक्विटी टेस्ट के ऊपर। चलो ठीक है बेटा, चलो अब हम यहीं पर बैच को ओवर, अपनी सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, और आपको अभी फिर से विशेष है मेरी, अगर आपको इस पूरे लेक्चर का कुछ पोर्शन अच्छा लगा है कि तो उसका डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसकी कोई शॉर्ट क्लिप अगर आपको लगी अच्छी है तो वो शॉर्ट क्लिप को बार बार देखो और दूसरों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो ये सेशन का जितना भी पोर्शन था, बहुत सारे बच्चों को शेयर जरूर करना, इससे बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा। स्क्रीनशॉट्स जितने हो सके पूरे सेशन में, जहां जहां आपको कुछ लगा कि यार ये स्क्रीनशॉट जरूरी था, वो स्क्रीनशॉट ले लो और सबके साथ शेयर करो। हो सके तो टेलीग्राम पे भी डाल देना मेरे। कुछ अगर बीच की वीडियो क्लिप्स अगर आपको अच्छी लगी, कुछ लगी, तो अगर आपको लगता है कि वो वीडियो क्लिप्स शेयर की जा सकती है तो वो आप जरूर शेयर करो सबके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। और आप सबका बेसब्री से इंतजार है सीए फाइनल में। सीए फाइनल में आपका बेसब्री से इंतजार है, आपको बहुत मजा आने वाला है सीए फाइनल में। आपकी आर्टिकलशिप होगी, आपका सीए फाइनल वाला फंडा होगा, बहुत जबरदस्त है। मैं वेट कर रहा हूं सीए फाइनल में आप सबका। थैंक यू सो मच, लव यू फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।